नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो ये वीडियो है ये स्कूल ऑफ एजुकेशन और प्राउडली गौरव का कोलैबोरेशन है और इस वीडियो में हम आपको यूनिवर्सिटीज़ के जो हॉस्टल हैं उसके बारे में जानकारियाँ देने वाले हैं। तो इस जानकारियाँ को देने के लिए हमारे साथ हैं आज स्वयं चीफ हॉस्टल वार्डन एंड यंगेस्ट प्रोफेसर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर दीपक कुमार सर। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर कि आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद गौरव जी। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मुझे अपने चैनल में मौका दे रहे हैं कुछ अपने छात्रावासों के बारे में बताने के लिए, और ये एक अच्छा संदेश होगा हमारे पूरे प्रदेश के बच्चों के छात्रावास में प्रवेश लेने के लिए कि उनको पहले ही कुछ जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी यूनिवर्सिटी में आने से पहले। जबकि आज के डेट पे हमारे पास अभी भी वर्तमान में 28 राज्यों के बच्चे हैं। जी सर। जब से CUET शुरू हुआ है तो लगभग हर स्टेट के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, और आज की डेट पे हमारे पास 28 राज्यों के बच्चे हैं। उन बच्चों में सारे बच्चे जितने अप्लाई करते हैं सब बच्चों को तो हॉस्टल नहीं मिल पाता, क्योंकि हॉस्टल बहुत हमारे पास लिमिटेड हैं और हमारा यूनिवर्सिटी फुली रेजिडेंशियल नहीं है जी। तो हमारा आपने मुझे मौका दे रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी सर। तो सर, कुछ सवाल हैं जो एक आम छात्र के मन में भी हैं, वो भी आपसे पूछना चाहता है। जी जी जी। तो पहला सवाल ये है कि सर, फिलहाल इस वक्त हमारे हमारी यूनिवर्सिटी में कितने हॉस्टल्स हैं छात्रों के लिए? गर्ल्स के लिए कितने हैं और बॉयज़ के लिए कितने हैं? हमारे पास इस समय हमारे 3 कैंपस हैं। जी सर। श्रीनगर हमारा मेन कैंपस हुआ, पौड़ी और टिहरी भी हमारा कैंपस है। तो हमारे पास श्रीनगर में 13 हॉस्टल हैं, जिसमें 6 बॉयज़ के हैं और 7 गर्ल्स के हैं। जी सर। और 2 हॉस्टल बॉयज़ के, एक टिहरी में और एक पौड़ी में, और वही 2 हॉस्टल, एक गर्ल्स का एक टिहरी में और एक पौड़ी में, मतलब एक गर्ल्स और एक बॉयज़ का टिहरी में और एक गर्ल्स और एक बॉयज़ का पौड़ी में। तो इस तरह से हमारे पास 17 हॉस्टल हैं टोटल पूरी यूनिवर्सिटी में। जी सर। सर, एक सवाल छात्रों के मन में है कि जो ये हॉस्टल है वो किस बेस पे अलॉट किया जाएगा? क्या ये CUT मार्क्स पे किया जाएगा या फिर कोई और आपका तरीका है एडमिशन लेने का हॉस्टल्स में? हॉस्टल जो सीट हम अलॉटमेंट करते हैं वो जो बच्चा सपोज UG में एडमिशन ले रहा है जी, तो उसकी 12th की जो परसेंटेज है, एकेडमिक परसेंटेज जो उसकी 12th की है, उसके आधार पर जी, और जो PG में जो ले रहा है उसका UG का जो एकेडमिक परसेंटेज है, लास्ट ईयर का जो टोटल उसका एग्रीगेट बनता है, जो भी परसेंटेज है, उस आधार पे हम उस आधार पे हम उसकी मेरिट बनाते हैं। और उसके बाद भारत सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है SC ST OBC वाली, PWD हैंडीकैप्ड EWS का, सारे को लगाते हुए पूरे भारत सरकार के नियमों के तहत हम छात्रावासों में प्रवेश करते हैं। और उसकी जो मेरिट निकलती है, मेरिट हम वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, जो कि पूरे देश के बच्चे, कहीं का भी बच्चा है वो अपनी मेरिट को देख सकता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ और मेरा नाम मेरिट में आया है कि नहीं आया है। जी सर। तो क्या सर, इस सत्र का जो शुरुआत हुई है तो क्या अब हॉस्टल के फॉर्म मिलने शुरू हो गए हैं? जी जी, हॉस्टल के फॉर्म उपलब्ध हो चुके हैं, और जो छात्र अपने विभाग में प्रवेश ले पा रहा है और प्रवेश लेने के बाद उसने फ़ीस जमा कर दी है, कोई भी छात्र कहीं से भी आ रहा हो और उसने किसी भी क्लास में एडमिशन ले लिया और फ़ीस जमा कर ली है, फ़ीस रसीद लाकर वो यूनिवर्सिटी हमारे चीफ हॉस्टल ऑफिस में आए और यहाँ पर आकर फॉर्म ले जा ले। उसके बाद तो सितंबर के फर्स्ट वीक में ही हम मेरिट बना पाएंगे। जी सर। सर, जैसे कुछ गरीब छात्र होते हैं या जो दिव्यांग छात्र होते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं हॉस्टल में? दिव्यांग छात्रों के लिए तो 4% का रिजर्वेशन है जी, उनके लिए तो 4% का रिजर्वेशन है, लेकिन गरीब छात्रों के लिए कोई इस तरह से कोई क्राइटेरिया नहीं है। जी सर। उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, जो OBC हैं, नॉन क्रीमिलियर हैं, उनको दिया जाता है, क्रीमिलियर को नहीं दिया जाता है, ये तो हो सकता है। लेकिन वैसे पर्टिकुलरली अगर हम ये बोले कि गरीब छात्रों के लिए कुछ अलग से कोई व्यवस्था है तो वो नहीं है। जी सर। जी सर, आप भी जो नियम कानून भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उसी के हिसाब से जी 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 बिल्कुल कार्य करते होंगे। तो सर, क्या इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो क्या सारे डिपार्टमेंट्स के छात्रों को मौका मिलता है कि वो हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल कर सकें? जी जी जी। हमारे पास हर साल लगभग 200 सीट खाली गर्ल्स में होती हैं और 175 के आसपास बॉयज़ में होती हैं, कभी कुछ कम ज़्यादा भी हो जाती हैं। उन सीट्स को हम डिवाइड करते हैं। हमारे पास इस समय PG के 55 डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटी में। जी सर। और UG के भी हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं।
बीएससी हमारे यहाँ है, बीटेक हमारे यहाँ है, बीफार्म हमारे यहाँ है, बीकॉम हमारे यहाँ है, और बीए हमारे यहाँ है। बीए में भी अलग अलग ब्रांचेज हैं सब। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीफार्म सभी डिपार्टमेंट में सभी बच्चों का रिप्रेजेंटेशन होता है, और पीजी में भी कम से कम एक सीट हम प्रत्येक डिपार्टमेंट को देने की कोशिश करते हैं। जी सर। जी। तो सर एक छात्रों का एक आम सवाल ये रहता है कि हम बड़ी दूर से आ रहे हैं और बड़ी दूसरे स्टेट के हैं हम लोग, तो क्या हॉस्टल अलॉट करने में ये मैटर करता है कि कोई छात्र डिस्टेंस में दूर का है उसको कुछ प्रेफरेंस मिलती है? ना, डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है, उसकी एकेडमिक मेरिट ही पे ही उसको हॉस्टल मिलेगा। और डिस्टेंस का तो मैं गौरव जी आपको बता दूं कि हमारे पास तेलंगाना से भी बहुत बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तमिलनाडु से हैं, हैदराबाद से हैं, कर्नाटक से हैं, लेह लद्दाख से हैं, अरुणाचल से हैं, राजस्थान से हैं। ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा हुआ, नागपुर से हैं, महाराष्ट्र से हैं, उड़ीसा से हैं। तो कोई स्टेट ऐसा नहीं बचा हुआ कि जहाँ के छात्र हमारे पास नहीं हैं। लेकिन डिस्टेंस के आधार पर हम हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं करते हैं, एकेडमिक मेरिट पे ही हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। उसका हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है डिस्टेंस का। तो जो छात्र का मतलब ये सोचना है कि क्या पता उनको डिस्टेंस पे अलॉट होगा हॉस्टल, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आपके एकेडमिक मार्क्स पे ही आपको हॉस्टल मिलेगा। हमें बहुत सारे लोगों के फॉर्म्स आते हैं, बहुत पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, बहुत बच्चे भी आते हैं हमारे पास कि हम बहुत दूर के हैं सर, हमारा डिस्टेंस मैटर होना चाहिए, लेकिन इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और इस तरह का क्राइटेरिया इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। यदि सीट्स हमारे पास ज़्यादा होती तो हो सकता था कि इस बारे में कुछ सोचा जाता, लेकिन जब से CUET हुआ है तब से तो फार डिस्टेंस के ही बच्चे आ रहे हैं। जी सर। सारे ही सुदूरवर्ती प्रदेशों के बच्चे आ रहे हैं। तो उसमें अगर हम इस तरह से करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, वो व्यवस्था मेंटेन नहीं हो पाएगी। जी सर। सर क्या जो हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटी के, क्या उसमें मेस की सुविधाएं हैं? और अगर मेस की सुविधाएं हैं तो जो उनकी खाने की जो गुणवत्ता है उसे आप कैसे चेक करते हैं और क्या प्रयास करते हैं कि बच्चों को अच्छा खाना मिले? मेस की फैसिलिटी हमने सारे हॉस्टल्स में की हैं। मेस वेंडर्स हैं और उसमें कोशिश ये रहती है कि जो छात्र छात्राएं मेस में खाना खा रहे हैं उनको खाने की गुणवत्ता अच्छी मिले, अच्छी क्वालिटी मिले। उस खाने की गुणवत्ता को चेक करने के लिए प्रत्येक छात्रावास में 4 से 6 बच्चों की मेस्ड हॉस्टल कमेटी बनती है, जो अंडर द सुपरविजन ऑफ कंसर्न्ड हॉस्टल वार्डन की होती है। और उसके बाद हम भी देखते हैं। तो जो मेस कमेटी होती है, मेस कमेटी का काम होता है एक महीने में वो चेंज होती रहती है, रोटेशनल होती है, जिसमें प्रत्येक बच्चे को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, मेस की गुणवत्ता को चेक करने का मौका मिलता है, और खाना प्रॉपर बने, साफ़ सफाई से बने, अच्छे तेल का इस्तेमाल किया जाए, अच्छे चावल, अच्छे साग सब्जी का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए हमारी मॉनिटरिंग बराबर रहती है। और इसमें जो छात्र छात्राएं हैं उनकी जो मेस कमेटी है वो पूरी उसके लिए एम्पावर्ड रहती है कि वो उसमें कोई भी एक्शन ले सकती हैं, और जो भी एक्शन ले रहे हैं या कोई खाने की गुणवत्ता अगर ख़राब है तो वो अपने वार्डन के थ्रू मुझ तक बात आती है, और फिर हम उस मेस वेंडर पे कार्रवाई भी करते हैं अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी बच्चों को अच्छा खाना देना है, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो हम उसको परखने के हमारे पास चैनल्स हैं जिस आधार पे हम उनको करते हैं। जी सर। सर एक सवाल बड़ा अहम हो जाता है जब हम हॉस्टल्स की बात करते हैं। जी जी। और वो सवाल ये है कि क्या हॉस्टल्स में रैगिंग होती है, और अगर होती है तो क्या प्रावधान किया जाता है कि एक छात्र आपके पास आए और अपनी समस्या को बता सके? रैगिंग तो वैसे इस समय 0% पे है, रैगिंग नहीं होती है, क्योंकि जितने छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी में आते हैं अध्ययन के लिए वो लगभग बड़े अवेयर होते हैं बच्चे, और वो जान चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है इसमें। और यदि अगर हम रैगिंग करते हुए पकड़े गए या किसी बच्चे के साथ, अपने जूनियर के साथ या सीनियर के साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी करते हुए पकड़े गए तो हमारा करियर ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ के बारे में सभी अवेयर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नॉटी टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कुछ थोड़ा सा न्यूसेंस क्रिएट करने वाले बच्चे होते हैं जो कभी इस तरह की हरकतें करते हैं। हालांकि उसको हम रैगिंग का रूप नहीं लेंगे, क्योंकि इसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है। हमारे पास कई केसेस ऐसे आ गए हैं कि किसी बच्चे के साथ आपसी कहावत सुनी हुई है, या उसके कोई आपसी ग्रजेस रहे हैं, या किसी ने मजाक किया है, उसका रूप भी उन्होंने रैगिंग में ले लिया है।
तो मेरा जहाँ तक अपना मानना है कि इस तरह की रैगिंग अभी कई सालों से हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक कमेटी बनाई रहती है जो उसको प्रॉपर चेक करते हैं, और जो बच्चा इसमें पकड़ा जाता है किसी बच्चे के खिलाफ रैगिंग करते हुए या उसके खिलाफ कोई इस तरह की हरकत करते हुए जिससे कि उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। और यहाँ तक कि हम बच्चों को रस्टिकेट भी करते हैं, हॉस्टल से नहीं, हम उसको रिकमेंड करते हैं चीफ प्रॉक्टर को और इवन की ऑनरेबल वाइस चांसलर को कि उसको यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट किया जाए। जी सर। सर एक बड़ी खुशखबरी है कि आपके ही कार्यकाल में एक नया गर्ल्स हॉस्टल बना है। तो सर आप बधाई के पात्र हैं और आपको बधाई कि आपने थैंक यू बड़ा हॉस्टल तैयार कर दिया है। तो सर इस जो नया गर्ल्स हॉस्टल है इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं कुछ बताइए। नया गर्ल्स हॉस्टल हमारे पास जो बहुत पुराना अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल है उसी का ही एक्सटेंशन है। तो पुराना जो अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल है वो 57 सीटर था, और ये क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के हार्ट में है, श्रीनगर के हार्ट में है, में एक ही गर्ल्स हॉस्टल था यहाँ पे पहले, और हमारे पास बीए और बीएससी और 14 डिपार्टमेंट हमारे और हैं जो पीजी के यहाँ पे चलते हैं, उनके लिए बड़ी क्राइसिस थी। 84 में हमारे पास हैं 5 हॉस्टल हमारे पास गर्ल्स के हैं जहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ लड़कियों की है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक ही हॉस्टल था। तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद एक हॉस्टल बना है जो 120 सीटर्स का बन गया है और ये ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें से हमारी कोशिश ये है कि पीजी के, यूजी और पीजी के जितने डिपार्टमेंट बीए बीएससी और पीजी के जितने 14 डिपार्टमेंट यहाँ चलते हैं उनके बच्चों को, और उसके बाद भी अगर सीट बचती हैं तो जो डिपार्टमेंट 84 में चल रहे हैं उनके भी हम यहाँ एडमिशन करवाएंगे। और इसमें हम एक प्रावधान और करके 20 सीट्स हम यहाँ पे पीएचडी को भी देंगे। जी सर। जो डिपार्टमेंट श्रीनगर कैंपस में चल रहे हैं 20 सीट्स हम पीएचडी गर्ल्स को भी देंगे। और ये 2 सीटर्स हॉस्टल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है, हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है और बहुत ही नए तरीके से बना हुआ है। तो वो मतलब ऑलमोस्ट हम अभी अगले महीने से कुछ एडमिशन उसमें कर देंगे, और मेरे ख्याल से अक्टूबर तक हम उसमें पूरा 120 सीट्स के आसपास एडमिशन कर देंगे। वो लगभग तैयार है और वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। सर जो छात्राएं हैं यूनिवर्सिटी की वो बड़ी आतुर हैं कि कब ये हॉस्टल खुले और कब हमें मौका मिले इसका, तो इस तरह की बातें हैं। जी जी। तो सर मतलब एक थोड़ा ऐसी पर्सनल सवाल है ये कि जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे मैं भी एक हॉस्टल में रहता हूँ, तो छात्र को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो रात के 2 बजे 3 बजे आपको फ़ोन करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तो सर उस वक्त आप कैसा फील करते हैं जब रात को 2 बजे आपको कोई छात्र फ़ोन करता है कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया? देखो गौरव जी, ऐसा है, मुझे 13 साल हो गए हैं हॉस्टल जी एज वार्डन, और श्रीनगर कैंपस में जितने हॉस्टल हैं मैं लगभग सब में वार्डन रहा हूँ। हाँ, मुझे चीफ वार्डन बनने का मौका 9 नवंबर 2021 में मिला। जी सर। और मैं इन चीज़ों से बड़ा आदी हूँ, क्योंकि जितने इस बिरला कैंपस में जितने हॉस्टल हैं, बच्चे हैं, अक्सर लड़ाई झगड़ा हल्ला शोरगुल होता रहता है, और मैं रात के 2-2 बजे 1-1 बजे भी आया हूँ ख़ैम। मेरा फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता है, कभी साइलेंट मोड पर नहीं रहता है। और जब हमारे वार्डन भी फ़ोन नहीं उठाते तो हर हॉस्टल का, लड़की हो या लड़का, 13 के 13 हॉस्टल के बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, और फिर मैं फ़ोन उठाता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बच्चों की परेशानी है और परेशानी होगी तभी मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो हम उनकी परेशानी का पूरा निदान करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी बच्चे को किसी तरह की दिक्कत ना आए। इसलिए मैं अपना फ़ोन कभी ना तो साइलेंट रखता हूँ ना कभी स्विच ऑफ रखता हूँ। जी सर। तो थोड़ा सा रात को जब फ़ोन नींद में रहता है आदमी, फ़ोन उठता है तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब आँख खुल जाती है तो फिर तो समझते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये सब चलता रहता है, ये सब एक पार्ट है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको निभाना है। सर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें, इस वजह से बच्चों ने कॉल किया था, कुछ ऐसा? नहीं, जनरली कॉल तो इसलिए होता है बच्चों का कि या जैसे एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है जी, और एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कुछ बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं बच्चे, उनको दिक्कत आती है, तो वो फिर मुझे फ़ोन करते हैं 11:30, 12, 1 बजे रात में कि सर फला लड़का फ़ोन पे बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, गाने बजा रहा है, शोर कर रहा है और मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। तो फिर मुझे उसी समय उस लड़के को फ़ोन करना पड़ता है, या फिर गार्ड को बोलना पड़ता है, या सीपी को बोलना पड़ता है कि आप जाकर उस लड़के को चुप करवाओ, अदरवाइज मुझे आना पड़ेगा। जी सर। तो ये होता है, बहुत बार होता है इस तरह से। बट आप यूज्ड टू हो चुके हैं? हाँ, यूज्ड टू हो चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा असर नहीं है।
कोशिश ये रहती है कि किसी न किसी तरह से इसका निदान किया जाए। जी सर। तो सर आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो छात्र भी हॉस्टल में रह रहे हैं और जो छात्र भी हॉस्टल में आएंगे तो सर उनको आपका क्या संदेश है और क्या आप उनसे अपेक्षाएं करते हैं हॉस्टल को लेकर? देखो, जो छात्र छात्रावासों में रह रहे हैं और इस विश्वविद्यालय से अपना कोर्स पूरा करके बाहर जा रहे हैं, जी सर, छात्रावास का जीवन बड़ा खूबसूरत जीवन होता है। आप भी एक छात्रावासी हैं, आप भी एक छात्रावास में रहते हैं। जी सर। हो सकता है कि कुछ तकलीफ़ें होती हैं, जैसा माहौल हमें घर में मिलता है वो छात्रावास में नहीं मिलता है, लेकिन छात्रावास में आपके पूरे देश के बच्चे आपके दोस्त बनते हैं। आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, आपको तरह तरह के एप्टीट्यूड मिलते हैं, आपको तरह तरह की अभिरुचियाँ मिलती हैं, तरह तरह के लोगों से आप मिलते हैं, उनसे सीखने को मिलता है आपसे। तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए जीवन भर रहता है। तो मेरा जो छात्र यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर जा रहे हैं उनसे यही कहना है कि वो अपने इस एक्सपीरियंस को सजो कर रखें, इसका इस्तेमाल अपने जीवन में करें, और क्योंकि जो जीवन वो यहाँ पर जी रहे हैं वो जीवन उनको कभी नहीं मिलेगा भविष्य में, क्योंकि आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवन में रहेंगी, लेकिन आप हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे। लेकिन जो बच्चे अब हमारे विश्वविद्यालय में अब नए प्रवेश लेकर आएंगे छात्रावासों में, उनके लिए मेरा यही है कि उनके लिए उनका मैं स्वागत करता हूं उन छात्रावासियों का सबका, और उनसे ये निवेदन मेरा रहेगा कि आप छात्रावास में जब आप प्रवेश कर लें तो छात्रावास के नियमों का पूर्ण तरह से पालन करें, और छात्रावास की संपत्ति, जितनी भी छात्रावास में जो संपत्तियां हैं वो सारी आपकी अपनी हैं, उनकी देखरेख उसी तरह से करें जैसे आप अपने घर की संपत्ति की करते हैं, अपने घर की चीज़ों की करते हैं। और आपके छात्रावास अधीक्षक, अधीक्षिकाएँ, सभी लोग आपके लिए तत्पर हैं, हमेशा आपके सहयोग के लिए खड़े हैं, और आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस मत कीजिए। आप चाहे भारत के किसी भी कोने के हैं, आप हमारे बच्चे हैं और हम आपके लिए हर तरह से, हर प्रकार के सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं। आप अपने आप को कभी अकेला मत समझिएगा, आप अपने आप को फ्री फील करिएगा, और वी विल प्रोवाइड यू अ फ्री एंड कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर इन द कैंपस ऑफ द हॉस्टल्स, राइट? जी, थैंक यू सर। आपने जो हॉस्टल में छात्र रह रहे हैं और जो आने वाले हैं उनका स्वागत किया और उनको बताया कि अगर आप कुछ अकेला महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए हम तत्पर हैं। तो साथियों, ये थी हॉस्टल की से रिलेटेड जानकारियाँ, और हमारे साथ थे चीफ हॉस्टल वार्डन प्रोफेसर दीपक कुमार। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातें बताई और अपना कीमती समय दिया। थैंक यू गौरव जी, और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया और थोड़ा सा हमारे छात्रावासियों को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और डॉक्टर देवेंद्र जी का बड़ा सहयोग है इसमें, कि डॉक्टर देवेंद्र जी ने, वो बड़े कर्तव्यशील व्यक्ति हैं, बड़े मेहनती व्यक्ति हैं, वो अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत से काम करते हैं, और उनका भी हमेशा ये सहयोग रहता है कि वो छात्रावासियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और आप हमारे साथ में छात्रावास अधीक्षक भी हैं, और आपका सहयोग हमें हमेशा बराबर मिलता रहता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। आशा है आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।